आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर को बड़े ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, शुरू से एंड तक सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी एक्सरसाइज। तो सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में वैसे ही हम पहले से ही जानते हैं, क्लास 9th में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, फिर भी हम उसकी डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं क्या है। A number is called irrational if it cannot be written in the form of p upon q। किसी भी नंबर को इरेशनल तब कहा जा सकता है जब उसको p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो अगर हम किसी नंबर को p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख पाते तो हम उसको क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1। तो आसानी से हमने इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख दिया है। इसके अलावा 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। इसके अलावा 0.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/10, और बाद में ये क्या आ जाएगा, 1/2, ऐसे करके। ठीक है, तो 0.5 को भी हमने किस फॉर्म में लिख दिया, p अपॉन क्यू। 3 को भी हमने p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया, 2 को भी हमने p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ तक कि जो 0 होता है उसको भी हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1। 9th में हमने इस तरह से किया था। इसे हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/100 भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी नंबर को p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर आप उस नंबर को क्या कहेंगे, रेशनल कहेंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं लिख पाते किसी नंबर को p अपॉन क्यू फॉर्म में, तब उस नंबर को क्या कहा जाएगा, इरेशनल कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर इरेशनल कहा जा सकता है जिसको रिटर्न नहीं किया जा सकता p अपॉन क्यू फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें मैं पाई और ऐड कर देता हूँ। पाई जो होता है उसको भी आप p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है 3.14, और पता नहीं कहाँ तक चलती रहती है। अगर मान लो पाई की वैल्यू सिर्फ 3.14 होती, सिर्फ इतनी होती, तब इसे आराम से हम p अपॉन क्यू फॉर्म में ऐसे लिख देते 314/100। लेकिन पाई की वैल्यू उसके बाद भी आगे तक चलती ही रहती है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इरेशनल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इरेशनल नंबर उस नंबर को कहा जा सकता है जिसे नहीं लिखा जा सकता p अपॉन क्यू फॉर्म में। ठीक है, जिसे आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे वो नंबर क्या होगा, रेशनल होगा, और जिसे आप p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, इरेशनल के हैं, और ये जो इधर वाले एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये किसके हैं, रेशनल के। तो उम्मीद है कि रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो रेशनल नंबर होते हैं इसमें इस टाइप के नंबर भी आ जाते हैं जो रिपीट होने वाले होते हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, और इन नंबर को भी हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा हमने 9th क्लास में भी किया था। याद होगा कि इसको p अपन क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता था 9th में। ठीक है, तो अभी हमने क्लियर कर लिया है कि इरेशनल नंबर में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो रेशनल नंबर को तो आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है उसे आप p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। उम्मीद है कि रेशनल इरेशनल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम 1.3। तो क्या लिखा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो p a को भी डिवाइड कर देगा। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी वीडियो अभी देख लें, थोड़ी बाद में देख लें, थोड़ी कल को देख लें, लेकिन देखनी पूरी चाहिए ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है, इफ़ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड कर देगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, जैसे कि हमने दिया 16, ठीक है, और 4 इधर हो गया, तो ये p है और ये हो गया a, ये a है और ये क्या है, p है। तो p जो है वो a को डिवाइड कर सकता है, 4 जो है वो 16 को डिवाइड कर सकता है। अब a का स्क्वायर कर दो,
तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। तो क्या पी अब भी इसको डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। अगर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे 256 को तो ये आसानी से हो जाएगा। तो हमारी ये वाली जो थ्योरम है ये क्या कहती है कि अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो पी जो है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि ए इस बार हम ले लेते हैं कि 10 है और पी ले लेते हैं 5। ठीक है, तो पी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। अब ए का स्क्वायर करो तो क्या हो गया 100 हो गया। तो पी जो है ए के स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पी ने ए को डिवाइड कर दिया तो ए के स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। तो ये 2 एग्जांपल काफ़ी होंगे समझने के लिए, या एक और देखें? चलो एक और देख लेते हैं। इस बार हमने ए ले लिया 14। ठीक है, 14 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 7 ले लेता हूँ 7। ए हमने ले लिया 7 और पी भी जो है वो 7 ले लिया। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। अब पी जो है वो 7 को भी डिवाइड कर सकता है और 7 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। तो थ्योरम ये है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर को भी वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है 1.3 उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इसके अकॉर्डिंग अगर p ने ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो वो a को भी डिवाइड कर सकता है। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर 1। बड़े ध्यान से एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइज समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तो पहले हम उनको क्लियर करेंगे और उसके बाद ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर हम ये बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले क्या डेफिनेशन है इरेशनल नंबर, ये इस्तेमाल होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए पहले आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन समझाई जा रही है। वैसे इरेशनल नंबर आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, इससे पहले भी आपने इरेशनल नंबर के बारे में क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो अ नंबर इज़ कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर किसी नंबर को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। और अगर आपने उसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया तो फिर वो रेशनल कहलाएगा। तो पहले हम रेशनल की बात कर लेते हैं। जैसे कि 2/1 इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी रेशनल हुआ, ये भी रेशनल हुआ, ये भी रेशनल हुआ। क्या बोल रहा हूँ मैं? रेशनल। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे वो सब नंबर क्या होंगे? रेशनल होंगे। यहाँ तक कि 0.5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, फिर कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो 0.5 को ऐसे लिख दिया हमने, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा हमने क्लास 9th में ऐसे नंबर्स को भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख के देखा था। याद आता होगा कि ऐसे नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिखा जाता था। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकेगा उसको क्या कहा जाएगा? रेशनल नंबर कहा जाएगा। लेकिन ऐसे नंबर जिन्हें आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में कभी भी नहीं लिख पाएंगे उनको कहा जाएगा इरेशनल नंबर। तो उनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414 डैश डैश, पता नहीं कहाँ तक क्या क्या आता रहता है इसके अंदर, तो बहुत कुछ आगे तक ऐसे ही चलता रहता है। इसको हम नहीं लिख सकते पी अपॉन क्यू फॉर्म में। ऐसे √3 1.732 डैश डैश, नई नई डिजिट इसमें आगे आती रहती हैं, तो इसको भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह से पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14 तक हमें बताई जाती है, लेकिन इसके बाद भी ये डेसिमल के पता नहीं कितने प्लेस तक आप इसको लिख सकते हैं। तो ये ऐसे नंबर हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसी सीरीज़ में आगे जाकर √4 आता है, तो √4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो 2 को तो आप लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो ये ऐसे नंबर हैं जैसे कि √5 हो गया, उसकी भी कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होती है। तो इन नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल। तो जो नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा वो होगा इरेशनल, और जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकेगा वो क्या होगा? रेशनल। ठीक है,
तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आगे एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आती है थ्योरम 1.3। तो बड़ी अच्छी थ्योरम है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 क्या है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मान लो कि पी एक प्राइम नंबर है और अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो पी जो है ए को भी डिवाइड कर देगा। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ़ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए। पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे मैं तुम्हें कितना भी चिल्ला चिल्ला के इसको समझाता हूँ, तुम्हारी समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक तुम इसका एग्जाम्पल नहीं देखोगे। तो पहले एग्जाम्पल देखो। मान लो कि हमने ए स्क्वायर मान लिया 16। ठीक है, ए स्क्वायर अगर 16 है तो ए क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 का ही तो स्क्वायर 16 होता है। और पी ले लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 जो है वो इसको डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? 16 को कर देगा। और 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर देगा। तो अभी अभी ये जो p है, p ने क्या किया है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है। p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड कर देगा। ये तो एक एग्जांपल हुआ। अभी और देखो, ये है 49 ए स्क्वायर और ये है 7a। ठीक है, और p क्या ले लिया हमने? 7। तो p ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है और p a को भी डिवाइड कर सकता है। अगर ए स्क्वायर 49 है तो a क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही क्या होता है? 49। तो p जो है ना, p ने मतलब 7 ने इसको डिवाइड कर दिया 49 को, तो इसको भी डिवाइड कर देगा। तो अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो a को भी डिवाइड कर देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं आखिरी, इसके बाद समझ में आ जाना चाहिए तुमको। ए स्क्वायर मान लो हमने ले लिया 100 और a हम ले लेते हैं कितना? 10। ठीक है, और p ले लिया क्या? 5। तो p ने अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो वो a को भी डिवाइड कर देगा। तो क्या 100 को 5 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो फिर 10 को भी वो डिवाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी 100% डिवाइड करेगा। तो आप भी अपने पास से कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस थ्योरम में ये समझा कि अगर p ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो p जो है वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों थ्योरम आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। बिना इन थ्योरम को समझे हुए एक्सरसाइज समझने की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। तो पहले इस तरह की ये थ्योरम होती हैं, इनको समझना ज़रूरी होता है, तभी एक्सरसाइज समझ में आती है। तो अभी हमने इस पेज पे 2 थ्योरम समझिए। रेशनल का और इरेशनल का डिफरेंस पता लगा लिया क्या होता है। रेशनल वो जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सके और इरेशनल वो जिसे p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके। ठीक है, और थ्योरम 1.3 में क्या है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये वाला पेज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थ्योरम आप देख रहे हैं थ्योरम 1.4, ये थ्योरम होने के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और मैं इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पीरियोडिकली आता रहता है, मतलब ज़्यादातर ही आता है। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बार में आप इस सवाल को पूरा अच्छे से समझ जाएं। ऐसे ऐसे मैं आपको 3 सवाल करके दिखाऊंगा और तीसरे सवाल के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सवाल में क्या प्रूव करना है हमें कि प्रूव इट √2 इज़ इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर होता है, ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये काम अगर हमें क्लास 9th में करना होता तो हम कैसे करते? देखो, ये जो √2 है ना, इसको इस तरह से हम लिखते हैं ऐसे करके और पॉइंट लगा के ऐसे ज़ीरो के पेयर में ऐसे करके बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर वो डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाते हैं। 1 1 जा 1 1 बचा, पॉइंट आ गया उसको वहाँ पे उतार लिया
लगा दिया और 2 जीरो आ गई, 1 का डबल करा 2 आया, 4 जा लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 96, ठीक। और ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी और इस तरह से आ जाएगी 1.414 डैश डैश। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये इस तरह का आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ध्यान से देखते रहिए, लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, और शुरू से एंड तक अच्छे से इसको देखते रहिएगा, तब समझ में आएगा 50%। और ऐसे ऐसे 3 सवाल करने के बाद 100% समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ऐसा हम 9th क्लास में किया करते थे, ठीक है। तो 9th में अगर हमें दिखाना होता था किसी भी नंबर को इरेशनल, तो हमारे पास ये तरीका होता था, हम उसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से दिखाते थे कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन 10वीं में इसको करने का तरीका पूरी तरह से अलग है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सवाल का जो पहला स्टेप होगा वो देखो क्या होगा, √2 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तुम सोच रहे हो मैंने गलत लिख दिया है, गलत नहीं लिखा, सब सही है। देखो प्रूव तो हमें क्या करना है, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन पहले हम उल्टा मानेंगे। उल्टा क्या मानेंगे कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये इसकी पहली लाइन इस तरीके से लिखनी है, इसका मतलब ये है कि लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज़ अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि मान लो, उल्टा मान लेते हैं कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। जो तुम्हें प्रूव करना होगा तुम उसका उल्टा मानोगे पहले तो, ठीक है। हो सकता है शुरू में तुम्हें सवाल बिल्कुल समझ में ना आए, तो हिम्मत मत हार जाना और अपना धैर्य बिल्कुल मत छोड़ना, लास्ट तक देखना तीनों सवालों को, और मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें समझा के रहूँगा, ठीक है। तो पूरे फोकस से देखते रहो। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट √2 इज रेशनल नंबर। प्रूव तो करना है इरेशनल, लेकिन मान क्या लिया, रेशनल, ठीक है। अब अगर इसे रेशनल मान लिया है तो इस नंबर को P/Q फॉर्म में लिखा जा सकेगा। देयरफॉर √2 इज इक्वल टू P/Q। क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ये देखो कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम कैसी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने √2 को क्या मान लिया है, रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख पाएंगे, P/Q फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसके बराबर में मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना उसको जरा, क्या लाइन है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। P और Q जो है वो क्या है, को प्राइम। मैं ये अच्छे से जानता हूँ ये बात कि तुम में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि को प्राइम नंबर होता क्या है, नहीं जानते ना को प्राइम क्या होता है। तो पहले यही समझ लो कि को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, यहाँ पे साइड में समझ लो। देखो अगर 2/3 लिखा है, ये P/Q फॉर्म है, तो 2 और 3 के अगर हम फैक्टर करें, 2 के फैक्टर 1 2 होंगे और 3 के फैक्टर 1 और 3 होंगे, तो इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 1। तो इसलिए इन दोनों नंबर को हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम। लेकिन ज़रा इनको देखो, 5 और 10, 5 के फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 1 5, और 10 के फैक्टर करेंगे तो आएंगे 1 2 5 और 10, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है और साथ में क्या कॉमन आ रहा है, 5। तो इन्हें हम को प्राइम नहीं कह सकते। तो को प्राइम नंबर वो होता है जिसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, ठीक है। और जिसमें कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम को प्राइम नहीं कह सकते। तो अब समझ में आ गया ना, को प्राइम किसको बोलेंगे। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जैसे 2 और 3, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, को प्राइम है। तो अगर आप √2 को P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं तो P और Q दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे।
कोप्राइम का मतलब है कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ साइड में, P and Q have only one as a common factor। ये सवाल एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है, इसलिए पूरा सवाल शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से समझना। ठीक है, कुछ कमी रह जाएगी इसमें समझने में तो वो अगले सवाल में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखते रहना। तो अभी यहाँ तक का समझते हैं। √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, लेकिन हमने √2 को क्या मान लिया कि वो एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो उसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। कोप्राइम के बारे में मैंने तुम्हें अभी समझाया कि कोप्राइम क्या होता है। ठीक है, कोप्राइम वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे की जाएगी। ये जो Q है इसकी मल्टीप्लाई √2 में कर देंगे तो √2Q = P आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड की करेंगे स्क्वायरिंग। तो इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो √2Q का स्क्वायर आ जाएगा और उधर स्क्वायरिंग करेंगे तो P का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, √2 का जो स्क्वायर है वो 2 होता है और Q का स्क्वायर होता है Q² = P²। ठीक है, यहाँ तक का समझ गए। इसके बाद ये सवाल केवल उन्हीं को समझ में आ सकता है जो पूरे फोकस से इसको एंड तक देखते रहेंगे और ऐसे ऐसे 3 सवालों को समझेंगे, उन्हीं की समझ में आएगा। जो ऐसे ऐसे 3 सवाल नहीं देख सकते वो छोड़ दो, वीडियो देखना बंद कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक का दोबारा से देखते हैं। Q की मल्टीप्लाई वहाँ पर हो गई, √2Q आ गया। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो इसकी स्क्वायरिंग करी हमने √2 की तो 2 आया और Q² ऐसे आया और इधर क्या है P²। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या है वो लाइन। देयरफॉर P² इज डिविजिबल बाय 2। अगर P² = 2² लिखा है तो इसका मतलब P² 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर P² = 3Q² लिखा होता तो हम यहाँ पे लिखते P² इज डिविजिबल बाय 3। और ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे देखो जरा। मान लो कि P² जो है ऐसे लिखा हुआ है 24 और उसे हम उसको ये भी तो लिख सकते हैं ना 2 × 12। ठीक है, तो अब ये इसके बाद अगर हम लिखें कि P² इज डिविजिबल बाय 2 तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि P² 24 है और 24 तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। समझ गए। ऐसे ही मान लो कि P² होता 33 और हम उसको लिख दें ऐसे 3 × 11। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर P² इज डिविजिबल बाय क्या 3। तो देखो क्या P² जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर P² = 2Q² लिखा हुआ है तो आप आसानी से लिखेंगे कि P² इज डिविजिबल बाय 2। सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हमने लिखा कि P² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने ये चीज़ बहुत देर तक समझी थी। दोबारा देखो उस थ्योरम को। ये रही P अगर A² को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। 2 अगर इसको डिवाइड करेगा P² को तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड कर देगा। हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड कर देगा वही नंबर। ठीक है, दोबारा दिखाऊं थ्योरम? चलो देख लो दोबारा। ये देखो, अगर P A² को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड कर देगा। अगर 2 A इसको डिवाइड कर रहा है P² को तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया और इसको हम इक्वेशन 1 बनाकर यहाँ पर छोड़ देंगे।
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बड़े ध्यान से देखते रहना। अब हम जा रहे हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो अभी इस पेज पर हमने क्या लिखा देखा यहाँ पे, p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। p जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगले पेज पर ले जा रहे हैं। तो पिछले पेज पर हमने जो प्रूव किया था वो ये था, देखो क्या लिखा था कि p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इस लाइन को हम अगले पेज पर ले गए, ये लिख दिया हमने कि p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अगर p 2 से डिविजिबल होता है तो हम p को क्या लिख सकते हैं, 2c। अब इस चीज़ को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। क्या लिखा है, p इज़ डिविजिबल बाय 2, तो p इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। ऐसे ही 45 अगर 5 से डिविजिबल होगा तो 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 9, ठीक है। तो इसको अब ऐसे समझो कि p अगर 5 से डिविजिबल है तो p को हम क्या लिख सकते हैं, 5c। नहीं समझे? और देखो जैसे कि 28, तो 28 अगर 2 से डिविजिबल है 28 2 से डिविजिबल, तो 28 को हम लिख सकते हैं 2c, 2 इंटू सी। और देखो नहीं समझे तो क्या समझ गए, चलो देख लो 35 अगर 5 से डिविजिबल है तो 35 को हम 5c लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। देखो थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर p 2 से डिविजिबल है तो p को 2c लिखा जा सकता है। जैसे 45 5 से डिविजिबल है तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 9। इसी तरीके से 28 2 से डिविजिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 14। ऐसे ही 35 5 से डिविजिबल है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। तो 5 इंटू पी, 2 इंटू पी, 5 इंटू पी। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको लिखेंगे 2c। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको लिखेंगे 5c। अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है उसको क्या लिखेंगे, 7c। और साइड में लिखेंगे वेयर c इज एनी इंटीजर। वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे c क्या था, 9 था। यहाँ पे c क्या था, 14 था। और यहाँ पे c क्या था, 7 था। तो कभी 7 आ रहा है, कभी 14 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, तो इसलिए c को हम क्या कह सकते हैं, c इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, 2c आ गया। अब p की ये जो वैल्यू है ना 2c, इसको हम रखेंगे यहाँ पर, जो पिछली इक्वेशन थी यहाँ पर रखेंगे इस जगह पर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q² था ना, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे इसकी तो इस तरीके से लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2c इन क्या था वो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q² था। ये देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q² है, तो p की वैल्यू अब रखेंगे हम यहाँ पे। p की वैल्यू क्या है, 2c, तो 2c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 2q², ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q²। तुम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल समझ रहे हो, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, लेकिन 3 सवाल समझने के बाद बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी एक ही सवाल समझ रहे हो तुम, तो 2 से कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q²। इसका मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है, तो इसका मतलब होगा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जो चीज़ पहले p के साथ हुई थी ना वही अब q के साथ हो रही है। देखो मिला के देखते हैं, यहाँ देखो अभी आया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q², और पहले आया था 2q² इज इक्वल टू p²। तो हमने क्या लिखा था कि p² इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और अब हम क्या लिखते हैं कि q² इज डिविजिबल बाय 2। उसके बाद हमने लिखा था कि अगर p² 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम लिख रहे हैं कि q² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 100
Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अभी क्योंकि यहाँ तक काफ़ी लेंथी हो गया, उसको पूरे को रिपीट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि सवाल अभी और चलेगा आगे। घबराओ मत, समझाने की गारंटी मेरी है। तो हमारा सवाल ये था कि रूट टू को इरेशनल प्रूव करो। तो पहले हमने उल्टा मान लिया कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो किसके इक्वल लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू के। और पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, पी और क्यू में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। इसके बाद हमने थोड़ी कैलकुलेशन की, क्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके हम यहाँ पे पहुँच गए। तो पी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 2 से। पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। अगर पी 2 से डिविजिबल है तो पी को लिखा जा सकता है 2c। पी को क्या लिख सकते हैं, 2c, जो हमने अगले पेज पर लिखा है। देखो, पी अगर डिविजिबल है 2 से तो पी को क्या लिख सकते हैं, 2c। ठीक है, सी कोई भी इंटीजर हो सकता है। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी कि अगर पी 2 से डिविजिबल है तो पी को क्या लिख सकते हैं, 2c। पी अगर 2 से डिविजिबल है तो पी को क्या लिख सकते हैं, 2c। पी अगर 2 से डिविजिबल है तो पी को 2c लिख सकते हैं। काफ़ी है या और समझाऊँ, ठीक। तो पी को 2c लिख दिया। अब पी की जो वैल्यू है 2c, इसको हमने यहाँ पे रखा। देखो, इस जगह पे वैल्यू को रखा जाएगा। पी की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी 2c इस जगह पर। ठीक है, तो पी की जो वैल्यू थी 2q स्क्वायर, उसको हमने जब वहाँ पे रखा, हमारे पास ये वाली सिचुएशन थी कि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो 2q स्क्वायर तो यही है, p की वैल्यू क्या है 2c, उसको हमने यहाँ पे रखा, तो 2c का क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ पे पहुँच गए हम। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमें मिला q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। ये जो इतना स्टेप है ना, ये वाला, ये हमने दोबारा से रिपीट किया है। देखो, जो चीज़ पहले हमने p के लिए करी थी प्रूव, वही चीज़ अब किसके लिए प्रूव की है, q के लिए। अब हमारे सामने दो इक्वेशन है। एक में लिखा है कि p इज़ डिविजिबल बाय 2, दूसरी में लिखा है q इज़ डिविजिबल बाय 2। तो अगर p और q दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि p और q जो हैं वो को प्राइम नहीं है, जबकि हमने शुरू में उनको क्या लिया था, को प्राइम लिया था। तो मैं ज़रा भी लिख दूं, फिर समझाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट this we can say that p and q both are divisible by 2। हम ये कह सकते हैं कि p और q दोनों 2 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम लिख रहे हैं कि p इज़ डिविजिबल बाय 2, और इक्वेशन 2 में क्या लिख रहे हैं कि q इज़ डिविजिबल बाय 2। तो जब p और q दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमने लिख दिया। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि शुरू में हमने कहा था कि अगर हमने √2 को p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया है तो p और q दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। इसका मतलब कि दोनों के अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन अभी इन दोनों के अंदर 1 के अलावा क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं है। लेकिन शुरुआत में हमने p और q को क्या माना था, को प्राइम। सॉल्व करते हुए पता चला कि p और q को प्राइम नहीं है। अब इस चीज़ को कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन। तो लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट p and q are को प्राइम। ये उस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि p और q को प्राइम है। देखो, ये ऐसा सवाल है कि
जो जीनियस ही होगा ना कोई, उसी को पहली बार में समझ में आएगा। तो तुम तो जीनियस हो नहीं, तो तुम्हें तो कम से कम 3 सवाल ऐसे देखने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये उस फैक्ट का, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, इसका मतलब ये है कि ये उस फैक्ट का अपोज कर रहा है कि पी और क्यू को प्राइम है। कौन से फैक्ट का? शुरू में हमने बोला था ना कि पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन अभी हमने देखा कि पी और क्यू दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर कॉमन फैक्टर 2 भी है। तो ये उस फैक्ट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कि उस फैक्ट को काट रहा है। जो हमने शुरू में माना था कि पी और क्यू को प्राइम है, अब पता चल रहा है कि पी और क्यू को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विरोधाभास। एक दूसरे की अपोजिट चीज़ें जब एक दूसरे के सामने आ जाती हैं तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, क्योंकि हमने शुरुआत में इनकरेक्ट अज्यूम किया था। हमने अज्यूम किया था √2 एक रेशनल नंबर है, उसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया कि पी और क्यू लिए तो को प्राइम थे, लेकिन साबित हुआ कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है फैक्ट, क्योंकि इनमें कॉमन 2 आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया, गलत अजप्शन की वजह से आया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम अगले पेज पर लिखेंगे। तो अगले पेज पर हमने लिख दिया है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजप्शन दैट √2 इज़ रेशनल नंबर। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ये हमारे इनकरेक्ट अजप्शन की वजह से आ रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि शुरुआत तो की थी ये लेकर कि पी और क्यू दोनों नंबर क्या हैं, को प्राइम है। ठीक है, बाद में पता चला कि पी और क्यू दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। इस बीच हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं की। तो शुरू में लेके चल रहे थे पी और क्यू को कि वो क्या है, को प्राइम है। बाद में पता चला कि पी और क्यू को प्राइम नहीं है। तो इसको कहते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, दो अपोजिट बातें एक दूसरे के सामने आ गई हैं। तो अब हमने लिखा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से आया है क्योंकि शुरू में हमने √2 को रेशनल मान लिया था। तो √2 को रेशनल मानने की वजह से क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है, क्योंकि इसके रेशनल होने की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। और कॉन्ट्रडिक्शन हटाने के लिए हमें इसको क्या मानना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसके लिए लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को ये पूरी तरह से बकवास लगी हो कि बकवास क्वेश्चन है, हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन भैया ये सवाल ऐसे ही होगा, अपनी बुक का जो एग्जाम्पल है ना उसको भी देख लेना, उसकी लैंग्वेज भी पढ़ लेना। इसी तरीके से किए जाते हैं ये सवाल। इनमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है और थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी थ्योरी नहीं है, पूरी थ्योरी को ढंग से समझना ज़रूरी होता है। तो एक बार फिर से देखिएगा पूरे सवाल को। शुरू से लेकर एंड तक इसको देखते हैं, इसके बाद अगला सवाल भी समझेंगे। और आज हम इसे समझ के ही रहेंगे, मतलब तुम समझ कर रहोगे इसको, मुझे तो आता ही है। तो √2 को इरेशनल प्रूव करना था तो पहले उल्टा मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो उसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। इसका मतलब P और Q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसके बाद करी कैलकुलेशन, Q को इधर इंटू करा, स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करके यहाँ पहुँच गए, P² = 2Q² मिला। तो इसका मतलब P² 2 से क्या होगा, डिविजिबल। P² अगर 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1.3 के कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर P 2 से डिवाइड होता है तो P को लिखा जा सकता है, P अगर 2 से डिवाइड होता है तो P को 2C लिखा जा सकता है। P अगर 2 से डिवाइड होता है तो P को 2C लिखा जा सकता है। ठीक है, अब P की जो वैल्यू है 2C, इसको हमने डाल दिया यहाँ पर। P की वैल्यू को यहाँ पे रखा, इस जगह पे 2C रखा हमने, यहाँ पे भी रख के दिखा देता हूँ। 2Q² है ना, और यहाँ पे P की जगह हमने क्या लिखा, 2C का स्क्वायर।
तो इधर √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2q स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 4c स्क्वायर। 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो q स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया 2c स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया 2c स्क्वायर। तो इससे q स्क्वायर भी 2 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल हुआ तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये उस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि ये दोनों क्या हैं को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा सिर्फ 1 होगा, लेकिन इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। तो यानी कि ये अपने पुराने वाले फैक्ट का क्या कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अपोज कर रहे हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि सवाल तो हमने पूरा सही किया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमने √2 को एक रेशनल नंबर माना था। अगर √2 को हम इरेशनल मानते तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता। तो हमने कहा कि हमारी ये गलती जो आई है ये किस वजह से आई है √2 के इरेशनल नंबर मानने की वजह से। हमने गलत माना है कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो इससे साबित होता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यही है इस सवाल को करने का तरीका, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो अभी समझ में आ ही गया होगा। मेरे ख्याल से 40% तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, और 40 को 80 करने के लिए अगला जो पार्ट मतलब अगला जो सवाल है उसको ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर। तो अब उसी के जैसा एक और सवाल हमारे सामने है। अभी अभी हमने √2 को इरेशनल प्रूव किया था, और अब प्रूव करने वाले हैं √3 को भी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस सवाल के साथ आपकी समझने की जो परसेंटेज है वो पहले से बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि पिछले में 40% समझ में आया होगा, इस बार 80% कर दूंगा मैं आपका जो समझने का लेवल है, और तीसरे सवाल में 100% हो जाएगा। तीसरा सवाल शायद अगली वीडियो में आ पाएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट से। पहले स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि √3 इज़ अ रेशनल नंबर। लेट अस assume to the contrary that, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, let us assume to the contrary that √3 is a rational number। ठीक है, तो हमने मान लिया कि √3 जो है वो क्या है एक रेशनल नंबर है। प्रूव तो करना है उसको इरेशनल नंबर, लेकिन हमने मान क्या लिया है उसको कि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को रेशनल मान लेते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं कैसी फॉर्म में P/Q फॉर्म में। ठीक है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, इस तरह से लिखेंगे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, आपको समझा दिया गया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं पिछले सवाल में। इसके बाद Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3Q इज इक्वल टू P। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ऐसे आएगा √3Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। उसके बाद √3 का स्क्वायर 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर जो है वो 3Q स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। P स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, दोबारा देखते हैं। तो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर स्क्वायरिंग कर दी थी, यहाँ पे पहुँच गए थे। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर आता है, तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर है तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद इसको आगे ले जाते हैं। अगर P
डिविजिबल है 3 से, तो p इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 3c, वेयर c इज एनी इंटीजर। ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि अगर p 3 से डिविजिबल हो रहा है तो p को 3c लिखा जा सकता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो कि p 9 है, 3 से डिविजिबल है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसी तरह से मान लो कि p 45 है, 5 से डिविजिबल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5c, 5 इंटू 9। ठीक है, तो कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसको क्या लिखा जा सकता है 3c। अब p की जो वैल्यू है इसको हम इस जगह पे पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नाउ 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, इस p की जगह पर रख दिया जाएगा 3c और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और c स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो इसका मतलब q स्क्वायर 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, q स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसकी तरह से लिखेंगे अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही q स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से तो q भी 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये बन गया सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने दिखाया कि p भी 3 से डिविजिबल है, सेकंड में दिखाया q भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब दोनों के बीच में 3 क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा। जबकि हमने इनको क्या कह रखा था कि ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि इनके बीच तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन इनके बीच में कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है। तो इसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, क्योंकि शुरू में हमने इनको लिया था कि ये दोनों को प्राइम है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि इनके बीच में एक और कॉमन फैक्टर है जो 3 है। तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो यहाँ इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, क्योंकि जिनको शुरू में आप को प्राइम ले रहे थे वो अब को प्राइम नहीं रहे कैलकुलेशन करने के बाद। तो इसके बाद हम लिखेंगे अगले पेज पर। तो अगले पेज पर हमने लिख दिया कि जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है ये किस वजह से आया है, √3 को रेशनल मानने की वजह से आया। यानी कि √3 को हमने रेशनल जो माना था वो हमारा जो अजप्शन था वो क्या था, इनकरेक्ट था। सो वी कंक्लूड दैट √3 is an irrational number। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बीच में छूट गई हैं, जैसे कि दोनों के बीच में 3 कॉमन आया था, तो उसके लिए हमें ये लिखना था कि therefore p and q have 3 as a common factor। So this contradict the fact that p and q are co-prime। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इससे पहले आएगा। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption that √3 is rational, so we conclude that √3 is an irrational number। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह का आता है, जब हम उसे p/q या a/b के इक्वल मानते हैं तो a और b दोनों उस समय क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, यानी कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है 1। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि a और b दोनों के बीच में एक और कॉमन फैक्टर है, वो कभी 2 आता है निकल कर जैसे पिछले सवाल में आया था, कभी वो 3 आता है निकल कर जैसे इस सवाल में आया था। तो शुरू में हम लेके चलते हैं कि वो को प्राइम है, उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर और भी है, तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम। तो इसी को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आता है, हमारे गलत मान लेने की वजह से कि वो एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब सही बात क्या है, सही बात यह है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। फिर से लेते हैं पूरे सवाल को, मैं तुम्हें समझा के रहूँगा आज ये दोबारा से।
तो √3 को इरेशनल प्रूव करना था। पहले हमने उसको क्या मान लिया कि वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो किसके इक्वल लिखा जाएगा, P/Q के, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, यानी कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। उसके बाद हमने Q को अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायरिंग कर दी, P² = 3Q² आ गया। तो इससे पता चलता है कि P² 3 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर P डिविजिबल है 3 से तो P = 3C लिखा जाएगा। फिर फिर P की जो वैल्यू थी 3C, इसको यहाँ पे पुट किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद Q² = 3C² है, तो इसका मतलब ये है कि Q² 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर Q² 3 से डिविजिबल है तो Q भी 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। तो अब क्या है कि P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कि P और Q जो है वो को प्राइम नहीं रहे, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर एक और आ गया है, क्या, 3। पहले हमने इनको को प्राइम माना था, यानी कि इनके बीच में कॉमन 1 होना चाहिए, लेकिन अब इनके बीच में कॉमन 3 भी आ चुका है। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो शुरू में ले रहे हैं कि वो को प्राइम है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वो को प्राइम नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आ रहा है, हमारे इनकरेक्ट अजप्शन की वजह से कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि √3 रेशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद है कि अब तुम्हें 80% समझ में आ गया होगा। बाकी रहा 20%, उसके लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, वो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे से हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक ना भेजूं, तो आपको सब्सक्राइब करने से ही सारी वीडियोस मिल पाएंगी। ठीक है, थैंक यू।